हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? चलिए, आज सभी मित्रों को नमस्कार। सब बच्चों को नमस्कार जो बच्चे आरपीएससी और रीट एग्ज़ाम दे रहे हैं, और साहित्य प्रेमियों को सबको नमस्कार। बच्चों की डिमांड पर हम आपकी हेल्प के लिए इस तरह की वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए, रीट एग्ज़ाम में यदि हम बात करें इंग्लिश सब्जेक्ट की सेकंड पेपर के रूप में, तो आपका सेकंड पेपर इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज, उसका जो सेक्शन थर्ड है, उस सेक्शन थर्ड की हम आज बात करते हैं, जो आपके लिए बड़ा अच्छा हेल्पफुल होगा। एक और हम आपसे ये बात क्लियर कर दें, बहुत सारे बच्चों की जो रिकमेंड आती है, बहुत सारे बच्चों की जो रिक्वेस्ट आती है कि एज फार एज पॉसिबल वी शुड ट्राई टू स्पीक इन हिंदी। आई विल ट्राई। मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि हमारा मेन मोटो ये है वीडियो का कि आपके पास आपका जो यूनिट है, बिंदु है, वो क्लियर पहुंचना चाहिए। तो आपके इस सेक्शन थर्ड में अनसीन पोयम और पोयम से रिलेटेड कुछ लिटरेरी फिगर्स हैं, इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले मित्रों, हम क्लियर करते हैं व्हाट डज मीन अनसीन पोयम। अनसीन पोयम मीन्स सिंपली, एक बात समझ लीजिए, पोयम दैट्स नॉट प्रेस्क्राइब्ड इन योर रिगार्डिंग सिलेबस। किसी भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एकेडमिक एग्ज़ाम, उसमें पाठ्यक्रम में जो निर्धारित नहीं है उससे बाहर का आइदर प्रोज और वर्ष, उसको परीक्षा की दृष्टि से दिया जाना अनसीन कहलाता है। तो दैट मीन्स क्लियर कि आपको किसी भी तरह से ऐसी पोयम जो रीट एग्ज़ाम में प्रेस्क्राइब नहीं है वो दी जाएगी, और उससे तुरंत आपके पढ़ने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके लिए जहाँ तक मैं समझता हूँ, यदि हम अनसीन पोएम को पढ़ते हैं और उसके क्वेश्चंस देने के लिए हम तैयार होते हैं, तो आप अपने आप को मान लीजिएगा यू आर जजिंग जज। जब हम किसी पोयम को पढ़ते हैं, उसकी स्ट्रक्चर को समझते हैं, उसकी थीम को समझते हैं, उसकी इंफॉर्मेशंस को हम लेते हैं, और एग्जामिनर के पूछे जाने पर उसको हम क्वेश्चंस के आंसर्स जब देते हैं, चूँकि हमारे ऑब्जेक्टिव आंसर्स आते हैं तो ये चैलेंजफुल होता है, हमारे लिए बड़ा चुनौती वाला होता है। हमें बहुत बारीकी से उसमें से 4 ऑप्शंस में से निकालना पड़ता है, तो हमें बहुत बारीकी से स्टडी करनी पड़ेगी। आइए हम बात करते हैं, हम अन्य वीडियोस में भी कितनी बार और क्लासरूम के माध्यम से भी जो बच्चे टच में रहे हैं और हैं उनसे भी हम बात करते हैं। मैं कितनी बार आपको कह चुका कि पोइट्री को पढ़ने के 2 एस्पेक्ट होते हैं, 2 ग्राउंड होते हैं। व्हेन वन वांट्स टू लर्न, व्हेन वन वांट्स टू गो थ्रू पोइट्री कॉम्प्रिहेंसिवली, जब कोई कविता को उसकी स्ट्रक्चरल और उसकी थीमेटिकल इंफॉर्मेशंस को समझने के लिए यदि पढ़ना चाहता है, तो उसके 2 ग्राउंड होंगे। एक उसका बेस होगा स्ट्रक्चरल बेस, और दूसरा बेस होगा उसका थीमेटिकल बेस। आपके एक सामान्य स्टडी के रूप में है, ऑप्शनल आप लिटरेचर के स्टूडेंट के रूप में बहुत गहरी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बेसिक चीज़ें याद रहनी चाहिए, तभी हम आंसर्स का जो है वो कर सकते हैं अच्छी तरह से पुट अप। तो देखिए, स्ट्रक्चरल बेस पर हमें सबसे पहले पोइट्री का जो पीस आपको दिया जाएगा उसमें समझना क्या है। सबसे पहले आपके लिए मैं समझता हूँ दिए गए पीस की आप यानी जो लाइंस को काउंट कर लें, उस पर नज़र डाल लें। यदि उसमें स्ट्रेंजाज यदि आपके डिस्टिंक्ट हो रहे, सेपरेट दे रखे हैं, तो स्ट्रेंजाज पे नज़र डाल लें। जो ही हम स्ट्रेंजाज पे नज़र डालेंगे तो हमें ये आना चाहिए कि
काव्य में when parallel lines start to be set, जो ही एक की पंक्ति के साथ दूसरी पंक्ति पैरेलल आना शुरू होती है, सेट होती है, तो वो काव्य में स्टेंजा कहलाना स्टार्ट होता है। स्टेंजा मिनिमम 2 लाइन्स, मिनिमम 2 लाइन का हो सकता है, मैक्सिमम देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ स्टेंजाज। तो सबसे पहला जो 2 लाइन का स्टेंजा होगा उसको हम लिटरेरी व्यू में कपलेट बोलेंगे। इसी तरह से आपके पास 3 लाइन का स्टेंजा टर्जा रीमा, 4 लाइन का स्टेंजा आपका क्वेट्रेन, इसी तरह से आपका 7 लाइन का स्टेंजा आपका राइम रॉयल, इसी तरह से 8 लाइन का स्टेंजा, जो कि अलग अलग इस तरह से नामों से जाने जाते हैं। हमें थोड़ा बेसिक ज्ञान होना चाहिए। स्टेंजा देखने के बाद, चूंकि सबसे बड़ा पोइट्री में यदि काम है, पोइट्री इज एन एम्ब्रॉयडिंग, पोइट्री इज द पेंटिंग ऑफ द आइडियोलॉजी। काव्य क्या है? काव्य एक शब्दों की कसीदाकारी है, और शब्दों की कसीदाकारी को हाउ पोइट अप्लाइड द वर्ड्स, ऑर्नामेंटल यानी जो एप्लीकेशन जो होती है उसको समझने का प्रयास करना पड़ता है। और जो ही हम उसे समझते हैं तो हमारे लिए बहुत बारीकी की बात ये ध्यान रखने की है कि हम सबसे पहले जब प्रोज को और पोइट्री को डिस्टिंग्विश करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन लगाते हैं। व्हेन वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रोज एंड पोइट्री? दैट आंसर इज मेट्रिकल डिस्टिंक्शन, मेट्रिकल डिफरेंस। मीटर के आधार पर पोइट्री और प्रोज अलग है, बिकॉज पोइट्री रन्स विद मीटर. Meter is the discipline of the poetry, very essential, very elementary, and secondary is the rhyme. Rhyme भी आपके कोर्स में दी हुई है. What does mean rhyme? जब हमें कविता का स्टेंजा या कविता दी जाती है तो कविता की लाइन का जो अंतिम जो शब्द है उसकी साउंड को हम काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई भी यदि कविता की लाइन का अंतिम शब्द है, उसकी जो साउंड है उसको मैथमेटिकल हम ए यानी दे देंगे। अब जैसे मान लीजिएगा एक आपके पास फॉर एग्जाम्पल 4 लाइन की कविता है, ऐसा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। उसमें पहली लाइन का जो शब्द है वो आपका उसका अंत होता है काउंट, और दूसरा हो रहा है साउंड। हम देखेंगे काउंट और साउंड। हमने पहले क्या किया, टी का जो साउंड है, टे का जो साउंड है उसको ए दे दिया, और ड जो आ रहा है उससे डिफर आ रहा है उसको हमने बी दे दिया। इस तरह से हम दे देंगे। सपोज 3rd और 4th जो लाइन है वो अल्टरनेटिवली इस तरह से मिलती है। एंड क्वेश्चन इज आस्क्ड, आपसे एक प्रश्न किया जाता है, हाउ मेनी राइम्स आर देयर, कितनी राइम है? तो आपका आंसर होगा 2, ए एंड बी। ये करना हमारा राइम कहलाएगा, जो कि आपके रीट के एग्जाम में एक रिलेटरी फिगर दे रखा राइम। मुझे समझ में आ रहा है कि आप बिल्कुल बात को समझ रहे होंगे। व्हाट डज मीन राइम? राइम से क्या मतलब है? राइम से मतलब है कि आइदर स्टेंजा और पोएम्स लाइन्स एंडिंग वर्ड, एंड दैट इज बेस्ड ऑन साउंड, साउंड पर, नॉट ऑन रिटन। आप एक बात का और ध्यान रखेंगे, उसका जो लिखित रूप है उसके आधार पर नहीं होगा, उसके साउंड बेस पर होगा। यू नो देयर आर सो मेनी वर्ड्स, बहुत सारे ऐसे शब्द है भाषा में जिनको लिखा अलग तरह से गया है और उनका उच्चारण अलग है। तो हमें ध्यान क्या रखना? साउंड बेस, राइम साउंड बेस्ड, और एंडिंग वर्ड, ये आपका एक राइम होता है।
राइम से एक बात और आपको समझना पड़ेगा कि राइम दो तरह की होगी आपकी। एक होगी आपकी जिसको हम कविता के अंतिम वर्ड से निकालते हैं, दैट इज पोएम्स राइम। बट राइम इज आल्सो इंटरनल। राइम एक इंटरनल राइम भी कहलाती है। इंटरनल राइम आपका बिगिनिंग लाइन का जो वर्ड्स है वहां से लगाकर एंडिंग के बीच में जितने शब्द आए उनके बीच में जो राइम का जो सिस्टम है उसको हम यानी कहने का मतलब इंटरनल राइम बोलेंगे। और इंटरनल राइम में आपके लिटरेरी फिगर दो मूल रूप से चलेंगे, बेसिकली टू लिटरेरी फिगर्स, एक आपका एसोनेंस और एक आपका कॉन्सोनेंस। एसोनेंस तो आपके रीड के सिलेबस में दे रखा है, लिटरेरी फिगर एसोनेंस। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा व्हाट डज मीन एसोनेंस एंड व्हाट डज मीन कॉन्सोनेंस। तो एसोनेंस मीन्स जब कविता की पंक्ति में दो या दो से अधिक शब्दों में किसी एक यानी आपका अल्फाबेट, फॉर एग्जाम्पल यदि उसमें वावुल का रिपीटिशन है, वावुल साउंड का रिपीटिशन है, तो वहां पर आपका एसोनेंस होगा। और यदि इसमें कॉन्सोनेंट अल्फाबेट रिपीटेडली साउंड है, ध्यान रहे कविता की प्रारंभिक जो लाइन है वहां से और उसके अंत होने के बीच में जो शब्द प्रयोग हुए उस शब्द में दो या दो से अधिक शब्द में एक यानी वर्ण अल्फाबेट का साउंड, एक वर्ण एक जैसा साउंड देता है, वहां हम यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हम एसोनेंस का एग्जाम्पल लेते हैं। किसी पोएम की पंक्ति में दो वर्ड यूज हुए, एक वर्ड है DOTH डाथ और एक वर्ड है NOTHING नथिंग। तो हम ओ को लेंगे, ओ का DOTH में अ उच्चारण है और नथिंग में NOO का अ उच्चारण है, दैट मीन्स यहाँ पर एसोनेंस है। इसी तरह से हम कॉन्सोनेंस के बारे में भी इसी तरह का यानी जो है फॉलो करेंगे। तो आपका हुआ, एक तो हो गया राइम, राइम कैसे निकालेंगे, राइम से दूसरा हो गया इंटरनल राइम। इंटरनल राइम आपका बेस्ड एसोनेंस और कॉन्सोनेंस हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं वो एग्जाम में RPSC बेस्ड क्वेश्चन होगा कि साउंड बेस्ड यानी फिगर है या नहीं है। तो आपको ध्यान रहे आपके लिटरेरी टर्म में एक एलिट्रेशन, एलिट्रेशन इज आल्सो राइम बेस्ड। एलिट्रेशन भी राइम बेस्ड है, लेकिन एलिट्रेशन में आपको ध्यान अलग रखना पड़ेगा। एलिट्रेशन मीन्स कविता की पंक्ति में फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, प्रारंभ से लगा के अंत तक वो पंक्ति जहाँ खत्म होती है उसमें प्रयोग होने वाला वर्ड का आइदर सिलेबल और अल्फाबेट, कीप इन योर माइंड, आइदर syllable, you know syllable. Here we also have to study or try to learn or try to understand the syllable. Syllable, minimal part of a word that further has no chance to be broken. That is called, that is regarded as syllable. तो क्या होगा एलिट्रेशन में, आइदर syllable और अल्फाबेट sound same, that means alliteration. For example, शेक्सपियर की किसी पोएम को या सर्टेन पोइट की किसी पोएम को हम लेते हैं, उसमें आप देखिए जैसे लाइन है आपकी, when the sessions sweet silent thought, इसमें आप देख रहे होंगे वर्ड आया सही, सुन, स्वी, सही, से, स्वी, सही। ये जो आपकी साउंड है, ये जो वर्ड तीन यानी बिगिनिंग में ये जो सिलेबलिक जो साउंड है, सेम साउंड है, ये आपका क्या कहलाएगा, एलिट्रेशन कहलाएगा। तो आपके
राइम क्लियर हुआ, आपके एसोनेंस कॉन्सोनेंस। अब आपके सिलेबस में सिमिली है, मेटाफर है। सिमिली एंड मेटाफर आर द कॉमन, वेरी इम्पोर्टेंट, फ्रिक्वेंटली अप्लाइड इन लिटरेचर। लिटरेचर में इनको बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। बोथ आर कंपेरेटिव पर्पस, कंपेरिजन पर्पस, दोनों को हम कंपेरिजन पर्पस यूज करते हैं। बट दिस इज टू बी कंफ्यूज्ड। ज़्यादातर बच्चे इस बात से भी कंफ्यूज होते हैं कि भाई कंपैरिजन, हम सिमिली में भी कंपैरिजन और मेटाफर में भी कंपैरिजन। तो हम समझेंगे इसको। फर्स्ट, आपकी आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक फॉर द पर्पस आइदर सिमिली और मेटाफर अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स आर ब्रोट फेस टू फेस फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन आइदर अंडर सिमिली और मेटाफर। वन थिंग, उनमें दोनों में कोई चीज एक समान नहीं होगी, मीन्स असमान होगी, असमानता होगी, भिन्नता होगी, तभी उनको हम सिमिलिक पर्पस से और हम उसको मेटाफर पर्पस से यूज करेंगे। सिमिली में इंट्रोडक्टिव वर्ड चलेंगे, देर आर 3 इंट्रोडक्टिव वर्ड्स। सिमिली पर्पस से 3 इंट्रोडक्टिव वर्ड से इंट्रोड्यूस सिमिली, लाइक, एज एंड सो। इसमें भी आपको सावधानी रखने की जरूरत है कि बहुत सी बार हम एज से और डिग्री पर्पस से भी हम बात करते हैं, तो उसका भी हम ध्यान रखेंगे। जब आपको कंपैरिजन पर्पस से टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर ब्रोट टुगेदर एंड द सर्टेन ऑब्जेक्ट ब्रोट फेस टू फेस अनदर that is known for its standing quality, and on other hand for the purpose of metaphor. Metaphor, one object is transferred into another, the quality of one object is transferred into another. For example, यदि हम ये कहते हैं my love is like to rose, यहाँ पर love means beloved, flesh means human being, and rose, both objects are different. Okay, and in metaphor when we say that one object is quality transferred into another directly, as we say general sentence, हम generally बोलते हैं the camel is the ship of the desert, तो इसमें आपका शिप है, कैमल है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, लेकिन कंपैरिजन किया, लेकिन इसमें क्या किया, सीधा सीधा उसकी क्वालिटी उसमें डाल दी, तो ऐसी स्थिति में हम उसको मेटाफर कहेंगे। आपका मेटाफर हुआ, सिमिली हुआ। अब आपके पास एक और इसमें लिटरेरी टर्म दे रखा है, वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में आप एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और नॉन लिविंग थिंग इज प्रेजेंटेड एज ए लिविंग वन और absent as a present, that means there will be regarded personification. personification के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, जैसे शैली की पोएम स्टार्ट होती है वो वाइल्ड वेस्ट विंड, तो इसमें वेस्ट विंड एड्रेस्ड एज इफ इट वर अ लिविंग मीन्स अ लेडी। तो यहाँ पर क्या है कि पर्सोनिफिकेशन है। इस तरह से हम लिटरेरी उसको पैराग्राफ को, पोएम को समझने का प्रयास करेंगे। हम आपके इस तरह के वीडियोज लेकर रीट और कॉम्पिटिटिव आरपीएससी पर्पस से और अदर कॉम्पिटिटिव शिक्षण की पर्पस से आपके साथ आएंगे। आप हमें कमेंट के द्वारा ये बताएंगे कि ये कितना हेल्पफुल होगा और आपको किस तरह से यानी और हम हेल्प कर सकें। आपने यानी कहने का मतलब ये जिस तरह की बच्चों ने इच्छा जताई उसके अनुरूप हम आपकी हेल्प करने का प्रयास कर रहे हैं। आज बस इतना। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।